जय हिंद विद्यार्थियों। आज का ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। वैसे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं करा चुका हूँ, कई सारे टॉपिक इस पर पहले हम कर चुके हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर से ये क्लास रहेगी। थर्ड सेमेस्टर में आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड सारे प्रश्न होते हैं। एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं और ये प्रश्न ठोस नंबर होते हैं, आप किसी भी हाल में इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये बहुविकल्पीय श्रृंखला आप पूरा देखें और ज़रूर देखें। तो पहले क्वेश्चन से लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। एक चीज़ और है, जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे होते हैं तो इन प्रश्नों में कभी कभी टॉपिक में हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जो कि फैक्चुअल होती हैं। उन सारी चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो इसलिए वीडियो स्किप ना करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा है। एक परिभाषा है, जब मैं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा रहा था तब ये परिभाषा उसमें आई थी। तो इसका सही आंसर सी ट्रांसले सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का तत्व है। तो पर्यावरण का तत्व तो मिट्टी भी है, जल भी है और वायु भी है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, यह सभी। अच्छा, पर्यावरण होता क्या है, आप जानते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं या बैठे हैं उसके चारों ओर कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे आपको वायु दिखाई दे रही है, वायु महसूस कर रहे हैं आप। इसके अलावा सूर्य की किरणें भी आपको दिखाई दे रही हैं और उनको महसूस भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं या उनको आपने देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, यहाँ तक कि इसमें मनुष्यों के बीच हम रहते हैं तो मनुष्य भी शामिल हैं। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सजीव हैं या निर्जीव हैं, वे सभी पर्यावरण का अंग हैं, बशर्ते वे कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही हों तो वो पर्यावरण का अंग मानी जाएंगे। जैसे मिट्टी में फसलों को उगा करके हम और फसलों को कंज्यूम करते हैं तो ये मिट्टी पूरी तरह से हमें प्रभावित करती है, ये पर्यावरण का हिस्सा है। और आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं, इसलिए वे सभी पर्यावरण के तत्व माने जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, तो तीसरे का जो सही आंसर है वह द या डी है, बहु अनुनासिक है। तो पर्यावरण की जो प्रकृति कैसी है, बहु अनुनासिक। ये रटने वाला पॉइंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये फोर्थ सेमेस्टर में पूछा गया था। इस बार फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में पूछा गया ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये कंपटीशन लेवल पे भी काफ़ी मात्रा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप 5 जून को मनाते हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण की संकल्पना नहीं है। तो पर्यावरण की संकल्पना इसमें से क्या नहीं है, पार्थिव एकता का नियम जो है पर्यावरण की संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है। अनुकूलन भी आता है इसके अंतर्गत, समायोजन भी आता है और जनसंख्या वृद्धि भी आती है। तो देखिए, अनुकूलन तो क्या मतलब होता है, अनुकूलन का मतलब जैसे आप किसी गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी बॉडी ने गर्मी से एडजस्टमेंट कर रखा है, तभी आप यहाँ रहते हैं, नहीं तो फिर 40 और 46 टेम्परेचर व्यक्ति को बहुत हानि पहुंचा सकता है। दूसरी ओर अगर ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों के लोग भी अनुकूलन करते हैं, वहाँ पर बहुत ठंडा तापमान होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है और ठंडा मौसम रहता है, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी बॉडी उनको अनुकूलित कर लेती है उस मौसम को। तो ये अनुकूलन का मतलब एक विशेष तरह से ढालना होता है। तो अनुकूलन पर्यावरण का हिस्सा है और इसी तरह से समायोजन भी है और जनसंख्या वृद्धि भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें पार्थिव एकता का नियम इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प सी सही है। राजस्थान में कौन सी संस्था कार्यरत है, नंबर 6 का सही विकल्प होगा 7 तरुण भारत। तरुण भारत जल बचाओ अभियान से रिलेटेड है और ये राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में काम करती है। फिलहाल ये राजस्थान में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सन 2004 में अर्थ+10 का सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था। 7 का सही विकल्प है द जोहान्सबर्ग में। याद करने वाला प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये पृथ्वी सम्मेलन के विषय में। तो ये रियो डी जेनेरियो या रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील का एक शहर है, ये भी पूछ लेता है। तो ब्राज़ील में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर में तो रियो सम्मेलन के नाम से या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला है शांत घाटी प्रसिद्ध है। नंबर 9 का सही आंसर है शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बात और है, जैव विविधता से याद आया कि जो विषुवत रेखा है इसके 0 डिग्री, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह डोलड्रम की पेटी पाई जाती है और विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र है। या इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राज़ील में एक नदी बहती है, नाम है अमेजन। तो अमेजन के आसपास का जो क्षेत्र है पूरा अमेजन का जंगल है और है ये भी विषुवत रेखा के आसपास। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन भारी मात्रा में होता है और जो जीवित प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही बहुत रहती है। तो इस तरह से जो अमेजन की घाटी है, अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र है, वह जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर जो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा भी बोल देते हैं इसको, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह पूरा का पूरा क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रथम स्थान पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ये मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, चिपको आंदोलन स्पेशल पढ़ा चुका हूँ और चिपको आंदोलन के विषय में जो जानकारियाँ थी पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मिलेंगी। ये उत्तराखंड से रिलेटेड है चिपको आंदोलन। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक करके उनको ना काटने की अपील की थी, तो ये काफ़ी पॉपुलर आंदोलन हुआ। 11वां देखिए, पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो 11 का सही आंसर है टांसले, एजी टांसले, सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, पौधों को कहते हैं। अब पौधों को क्या कहते हैं। 12 का जो सही आंसर है वह बा है, उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता अगर बकरी होगी या जो घास खाने वाले होंगे या जो पौधों को खाने वाले होंगे वह प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता उनको कहते हैं जो इन प्राइमरी उपभोक्ताओं को या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में खा लेते हैं। और तृतीय उपभोक्ता वे होते हैं जो पहले को और दूसरे को दोनों को खा लेते हैं। इसके अलावा इस खाद्य श्रृंखला में एक सर्वाहारी होता है जो सभी चीज़ों को खा लेता है, पौधों को भी खा लेता है और मांस को भी खा लेता है, या वह पौधों को भी खा लेता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खा लेता है, द्वितीयक को भी खा लेता है और तृतीयक को भी खा लेता है। उसको हम सर्वाहारी कहते हैं, सर्वाहारी। इसमें मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली आती है, क्योंकि बिल्ली को आपको पता होगा दूध पी लेती है, रोटियां भी खा लेती है और वो मांस भी खा लेती है। और इसी तरह से कुत्ता है और इसी तरह से व्यक्ति है। तो कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य एक ऐसी प्रजाति हैं जो सर्वाहारी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। उत्पादक में सारे के सारे पौधे आते हैं। जितने भी प्रकार के विश्व में पौधे वनस्पति पाई जाती हैं वे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है परीक्षा में, याद रखें। अगला देखते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र सक्रिय रहते हैं। 13वें का सही आंसर है सी, पारितंत्र में। भू जैव रासायनिक चक्र जो रहते हैं वो पारितंत्र में सक्रिय रहते हैं। पारितंत्र क्या होता है, इससे पहले वीडियो में मैं वैसे इसके बारे में काफ़ी अच्छा पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आप इमेजिंग करेंगे किसी खेत की, तो एक खेत है आपके पास, उसमें कई सारे पौधे होंगे, पौधे उत्पादक होते हैं, अभी अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था। और यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे जिनमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तीनों पाए जाएंगे। और इसमें मनुष्य भी रहता है। प्राथमिक उपभोक्ताओं में खरगोश भी होता है, टिड्डा भी होता है, मेंढक भी होता है, और द्वितीय उपभोक्ता में सांप भी होता है, चील, गिद्ध भी होते हैं।
तो इस तरह से तृतीय उपभोक्ता में जो दोनों को खा लेते हैं, गिद्ध को तृतीयक में शामिल किया जाता है, जो प्राथमिक को भी खा लेता है द्वितीयक को भी खा लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो सारी चीज़ों को मिला करके ये क्या बनता है, एक पारितंत्र बनता है। अगला देखते हैं 14वां है मरुस्थल का अपना क्या चीज़ होता है। तो 14 का जो सही आंसर है वह दा है पारितंत्र। यानी कि खेत तो होता ही होता है, लेकिन मरुस्थल भी अपने आप में विशेष रूप से पारितंत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेशक रेत होता है, पानी की कमी होती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह उत्पादक हो गए। और वहाँ पर कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में छिपकली जो कि रेत के अंदर रहती है, इस तरह के छोटे जीव या कुछ उड़ने वाले जीव, इस तरह से जीवों की पूरी श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर कुछ नमी युक्त क्षेत्रों में बिच्छू और सांप, जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। तो पारितंत्र मतलब मरुस्थल भी क्या है, एक विशेष तरह का पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में या पारितंत्र में जैव और जैव दोनों ही तत्वों का समावेश होता है। जैव में सारे जीव जंतु पेड़ पौधे, अजैव में मिट्टी पानी सूर्य की लाइट वगैरह अजैव में गिने जाते हैं। तो इसलिए मरुस्थल भी अपने आप में एक पारितंत्र है। 14 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। 15 देखते हैं मरुस्थल का अंग नहीं है। 15वें का सही आंसर है सा बत्तख। भाई बत्तख पानी में रहने वाली चीज़ है, आप खुद जान सकते हैं। तो ये मरुस्थलों में नहीं रहती है, इसलिए मरुस्थल का अंग नहीं है बत्तख। कैक्टस एक पौधा है, ऊंट एक जीव है, और बालू रेत है। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें मरुस्थलों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सौरिक विकिरण का कितने प्रतिशत पृथ्वी तक पहुंचता है। 16वें का जो सही आंसर है वह है बा है 47%। आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली जो लाइट है, उस लाइट को हमारा वायुमंडल रोक लेता है, और रोक करके नीचे के लिए ओजोन परत द्वारा छन करके नीचे जाता है, जहां हम रहते हैं सरफेस पे। तो ये कह रहा है सौर्य विकिरण का कितने प्रतिशत पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका टोटल का 47% हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। आप इसको कहीं 49% भी देखेंगे। अगर परीक्षा में 49 का विकल्प आए तो आप इसको ही सही करेंगे। वैसे इसमें जो मेरे पास जो हैं किताबें, उनके हिसाब से ये बी विकल्प बिल्कुल सही है, 47%। अगला देखते हैं एक से अधिक भोज्य श्रृंखला के परस्पर संबद्ध होने को क्या कहते हैं। तो 17 का सही है भोज्य जाल, या इसको हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ लिख रहा है एक से अधिक भोजन श्रृंखला के परस्पर संबंध होने से। एक से अधिक का मतलब एक खरगोश ने यदि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और इस खरगोश ने किसी पौधे को खाया, तो इसको तो खाद्य जाल नहीं कहेंगे। लेकिन जब खरगोश को कोई खा लेगा, मान लो भेड़िए ने खरगोश खा ली, तो भेड़िए को भी कोई खा लेगा। इस तरह से फिर अपघटक जो बाद में सबसे लास्ट में बचता है, मान लो शेर ने खा लिया भेड़िया, तो जो शेर है, शेर भी मरेगा एक दिन। शेर के मरने के बाद उसका बॉडी गलेगी, सड़ेगी, और अपघटित होंगे उसके जो मांस के टुकड़े हैं, और उसमें कीड़े पड़ेंगे। तो फिर ऐसी कंडीशन में जब लंबा समय बीत जाएगा तो यहाँ पर इसकी अस्थियाँ बचेंगी, और उसके हड्डियों में या मांस में जो कीड़े थे वो भी मर के यहीं नष्ट हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं प्रोटीन या फिर किसी तरह के तत्वों के बने होते हैं, और फिर यहाँ पर पौधे उगेंगे, और फिर पौधे उनसे दोबारा से फिर वही विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह लेंगे, और वो अपना विकास करेंगे, और फिर से वही एक चक्कर चल जाएगा। तो ये श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला। तो इसमें लिख रहा है एक से अधिक भोज्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को क्या कहते हैं। 17 का बी भोज्य जाल कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश एवं जल की सहायता से पौधे बनाते हैं। 18 का सही आंसर बा है, शर्करा बनाते हैं। 19वां देखते हैं सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सामान्यतः
पढ़ा होगा। अब अगर तुम्हें 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो इसके आसपास का ऑप्शन चुन लेना होगा। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। इसका मतलब इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही तो होता है। इसमें कह रहा है कि जो पारितंत्र है, जो खेत मैंने बताया था या जो मरुस्थल बताया था या जो सागर है, महासागर है या गमला है, ये सब पारितंत्र है। तो इस पारितंत्र में ऊर्जा का जो ऊर्जा आती है, इसमें जो संचालित होता है, आगे बढ़ता है, पौधे उगते हैं, जीवों का विकास होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें सूर्य की लाइट अगर नहीं होगी तो सारा विकास यहीं रुक जाएगा। पारितंत्र का जैविक घटक है, तो पारितंत्र का जैविक घटक क्या है भाई? वनस्पतियाँ, जीवन होता है इनमें, इसीलिए वनस्पतियाँ जीवित हैं। बाकी भूमि का आकार, ये भू आकार का मतलब क्या हो गया? भूमि का आकार। मिट्टी, जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये भी अजैव होता है और प्रकाश भी अजैव होता है। इन तीनों में जीवन नहीं होता, लेकिन वनस्पतियों में जीवन होता है। 22 नंबर है ऊर्जा। 22 नंबर देखते हैं, ऊर्जा डॉट चक्रीय है। तो 22 का सही आंसर है अपूर्ण चक्रीय। 13वां देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता है। ये आप आसानी से बता सकते हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक अलग होगा। देखो भाई, हिरन और खरगोश और हाथी ये तो एक ही तरह के जीव हैं, क्योंकि ये तीनों ही शाकाहारी हैं। अब लोमड़ी बची, इसका मतलब यही द्वितीयक हो सकती है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और जो मैंने बताए थे अब ये प्राथमिक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें पूछ लिया। देखो भाई, अब ये भी बताया था, हिरन तो प्राथमिक है, शेर नहीं है, सर्प नहीं है, वृक्ष भी प्राथमिक है। और इसमें इन्होंने प्राथमिक उपभोक्ता है, इसका मतलब सर्प को भी प्राथमिक उपभोक्ता मान लिया है। वैसे सर्प द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, ये ऑप्शन गलत दे दिया इन्होंने, क्योंकि सर्प जो है, सांप जो है मांसाहारी होता है और वो मेंढक को खा लेता है और मेंढक घास को खाता है, इसीलिए यहाँ मेंढक होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर जो लगाएंगे वो हम से प्राथमिक उपभोक्ता है हिरन लगाएंगे। नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन ही है, करेक्ट है, क्योंकि वृक्ष तो उत्पादक है, सांप द्वितीय उपभोक्ता है और शेर तृतीय उपभोक्ता है, तो इसलिए हिरन ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 25 में का शाकाहारियों को डॉट 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 भी कहते हैं। तो शाकाहारियों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। याद रहे, उत्पादक नहीं कहेंगे, उत्पादक का मतलब वनस्पति से है, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे से है। तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी भी कहेंगे, क्योंकि ये साग सब्जी या फिर वनस्पति ही खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि द्वितीय उपभोक्ता मांस खाते हैं और अपघटक जो है, गले सड़े जो उनको मिट्टी में विलीन करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉयड करते हैं बॉडी को, मांस को। तो इस तरह से 25 का बा विकल्प या बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। मेरे पास 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको कोई ख़ास तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में आपको किसी तरह की कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।